अब मैं पिछले इंडो चाइना संबंध के लिए जो लेक्चर दिया था उसके भाग 2 पर अपन बात करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ और एक लंबे संघर्ष के बाद 1949 में 1949 में चीन आज़ाद हुआ। उस संघर्ष के जो नेता थे चीन की ओर से, साम्यवाद की ओर से माओ सेतुंग थे, जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोलेटेरियन जनसंख्या चीन में निवास करती थी। और दूसरी ओर राष्ट्रवादी शक्तियों का नेतृत्व जनरल चिंग काई शेक कर रहे थे। द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद जब यूएस एक महाशक्ति के रूप में उभरा, विश्व को 2 खेमों में बांटा, उस समय उन्होंने पूरी तरह से चिंग काई शेक का साथ दिया, अस्त्र शस्त्र और सभी तरह से, क्योंकि जानते थे कि अगर माओ सेतुंग या उनकी विचारधारा के लोग चीन पर स्थापित हो गए तो साम्यवाद की दूसरी बहुत बड़ी जीत होगी। और वो यूएसएसआर में ही साम्यवाद को रोकने के प्रयास में व्यस्त थे। इसी उद्देश्य से विश्व में 2 कैंप बनाए गए थे, 2 घड़े बनाए गए थे। एक का नेतृत्व यूएस के पास था, दूसरा यूएसएसआर के पास। लेकिन अंततः लॉन्ग मार्च के उपरांत माओ सेतुंग चीन में घुसे और चिंग काई शेक लड़ते हुए, पीछे हटते हुए आज के फॉर्मोसा, जिसको KMT चाइना भी कहा जाता था, वहाँ अपने सैन्य सामान और जो भी शक्ति थी उसको लेकर फॉर्मोसा पे स्थापित हो गए। क्योंकि चीन मेनलैंड और फॉर्मोसा के बीच में एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी है, इसीलिए उस तत्कालीन चीन वहाँ तक अपना प्रभाव नहीं कर सका और चिंग काई शेक के ही प्रभाव में फॉर्मोसा रहा। चीन चूंकि यूएस चीन के उस नए सरकार को मान्यता नहीं देना चाहता था, इसलिए 1945 में जिस यूएनओ का गठन हुआ उसमें जिस चीन को उन्होंने वीटो पावर दिया, उसको उन्होंने KMT चाइना या फॉर्मोसा को ही चाइना का प्रतिनिधि मान के उन्होंने दिया। और जो आज के चीन के यूएनओ के सदस्य बनने तक चीन का जो प्रतिनिधित्व है वो फॉर्मोसा के पास रहा। ध्यान देने वाली बात है कि जब चीन ने स्वतंत्रता प्राप्त की और अगले 15-20 वर्षों तक उन्होंने विश्व से अपना किसी तरह का संबंध न रखा, न आर्थिक, न सामरिक, न राजनीतिक, और उसको आयन कार्टन देश कहा जाता था, यानी कि ऐसा देश जिन्होंने अपने सीमाओं में लोहे के पर्दे डाल रखे हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता था। पूरे विश्व के लिए एक गुप्तवास की तरह से, अज्ञातवास की तरह पूरा चीन रह रहा था। और ये कालखंड था जब उसने अपने तैयारी भविष्य की दृष्टि से सुंगताओं के नीतियों को प्रतिपादित करते हुए वो तैयारी कर रहा था जो भविष्य में वो आज तक करता आ रहा है। उन्होंने अपने पड़ोसी देशों में, आज ध्यान देने वाली बात है, चीन का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो 14 देशों से मिलती है, जिसमें से 12 देशों के साथ उनका संबंध, जो जमीन को लेकर उनके संबंध ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त भी 4-5 और देश हैं जो दक्षिण चीन सागर में हैं, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, उनसे भी उनसे हमेशा ही संबंध, युद्ध की स्थिति बनती बिगड़ती रहती है। इस कारण से यूएस ने कभी भी चीन को एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरने नहीं दिया। लेकिन विश्व जनमत के दबाव में जब ये तय हुआ 60 के दशक में कि चीन को यूएनओ का सदस्य देश बनाया जाए, तभी यूएनओ सही माने में रिप्रेजेंटेटिव होगी। तो चीन का जो वीटो पावर था, यानी फॉर्मोसा का जो वीटो पावर था, वो भारत को देने का प्रस्ताव था। लेकिन तत्कालीन नेतृत्व ने जो भी वो विचार किया हो, उन्होंने ये आग्रह किया कि चीन बड़ा देश है
पड़ोसी मुल्क है, शायद उनका ये मन में रहा होगा इससे चीन प्रसन्न होगा। ये कहा कि उसके पहले 1962 की लड़ाई हो चुकी थी और उन्होंने आग्रह किया कि ये जो वीटो पावर है ये चीन को ही दिया जाए, भारत को नहीं। और आज विश्व भर में हम झोली फैला के उस वीटो पावर को पाने के लिए दूसरे देशों के सपोर्ट के लिए आग्रह करते हुए घूम रहे हैं। एक बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। इसके बावजूद 1962 की लड़ाई हुई, क्योंकि ये जो लड़ाई हुई इसमें चीन, जो कि उसके अस्तित्व में आने के बाद ही इस नए नीति के तहत उन्होंने तय किया कि कोई भी देश, हम लगातार अपनी सीमाओं की वृद्धि करते रहेंगे। और आज इनर मंगोलिया, आउटर मंगोलिया का एक बहुत बड़ा भाग, यूएसएसआर का एक बहुत बड़ा भाग, जो सिल्क रूट में पड़ने वाले जो देश हैं उनमें से बहुत सारे देशों के भाग, जो सिंकियान प्रोविंस है, जिनजियांग भी कहते हैं, जहाँ पर उइगर मुसलमान रहते थे, जहाँ पर तत्कालीन जो व्यापारी थे वो वहाँ तक पहुँचते थे, जहाँ पर आज बहुत सारे उइगर मुसलमान हैं, जो उस कालखंड में आए हुए लोगों के संतान संतति हैं। उस पूरे प्रोविंस को चीन ने अपने में समाहित कर लिया। ध्यान देने वाली बात है, जो 1949 में आज़ादी के वक्त चीन का जो भूभाग था, पिछले 88 वर्षों में चीन ने अपना भूभाग विस्तार करके उससे 2.5 गुना बढ़ा लिया है। आज भी जो उस कालखंड का जो चीन था उसमें रहवासी जो है वो 94% है। बाकी चीन में जो ये समाहित किए हुए इलाके हैं इसमें उनके 6% जनसंख्या ही है, लेकिन निरंतर वो अपने सीमाओं को वृद्धि करता रहता है। और आसपास के देश कई तरह से, हमने पुराने हिंदी सिनेमाओं में अक्सर देखा, गांव में एक रईस होता था जो जमींदार जिसको कहते थे, उसके बाद धन और संपदा होती थी। गांव में रहने वाले अधिकतर किसान और कमज़ोर लोग, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग अपनी ज़रूरतों के लिए उसके पास जाते थे, क्योंकि उन दिनों किसी भी तरह की सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, बैंक वगैरह की नहीं थी, तो लोग अपने बीमार, शादी या अन्य किसी भी चीज़ के समय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसी जमींदार के पास जाते थे। और जमींदार बहुत खुशी खुशी उसको आर्थिक मदद दे देता था, कहीं खाली कागज में दस्तखत करवा लेता था। और ऐसे तब तक चलता जब तक कि किसी दिन वो कहता कि तुम्हारा ब्याज का भार इतना बढ़ गया है कि ये ज़मीन हमारी हो जाती है। चीन का अपने पड़ोसी छोटे देशों के साथ यही नीति है। वो एशिया ही नहीं, अफ्रीका तक के छोटे छोटे देशों में रोड कंस्ट्रक्शन, डैम निर्माण, इंडस्ट्री की स्थापना के लिए अपनी कंपनियों को भेजता है और बहुत बड़ी मात्रा में वो आर्थिक मदद करता है। समझने वाली बात है, जबकि ये यूएस की द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद की डॉलर और डैगर पॉलिसी का एक्सटेंशन है, लेकिन उसमें जो आधारभूत फर्क है वो ये है कि जब यूएस डॉलर नीति था उसमें वो पूरा का पूरा जो धन था वो विकास के लिए दे दिया जाता था, लेकिन चीन जो भी धन कहीं पर भी लगाता है वो उसको ऋण के रूप में देता है। और कुछ दिनों में वो इतना हो जाता है, कई देशों में उनका ब्याज का भार उन देशों के समग्र जो देश का राष्ट्रीय बजट है उससे ज़्यादा ब्याज हो गया है। और इस तरह से उनको गुलाम बना लेते हैं। ये पुराने हिंदी सिनेमाओं की तरह का है। ये प्रयास उन्होंने सब में किया। इस वक्त भी उनका यही प्रयास पाकिस्तान में और नेपाल में चल रहा है। और पहले वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और वहाँ पर अपने इंडस्ट्री की स्थापना करते हैं। उन्होंने धीरे धीरे भारत के भी एक बहुत बड़ा भूभाग 1962 की लड़ाई के समय जो उनके कब्जे में आ गया था उसको रखा। और साथ ही
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का वो हिस्सा जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान, अक्साई चीन, उसको भी उन्होंने छल छद्म से उनको प्रलोभन देकर, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर राष्ट्र हैं जिनकी अर्थनीति व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, उनसे उन जगहों को लीज में लेकर वहाँ से वन रोड वन नेशन और सिपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इत्यादि बना रहे हैं। इस वक्त हमें यह समझना होगा इंडो चाइना रिलेशनशिप में ऐसी क्या नई बातें हो गई जो पिछले 70 साल में नहीं थी, जिसके कारण हाल के दिनों में मई जून से लेकर अभी तक गलवान घाटी और अन्य स्थलों में जो चीन की हलचल बढ़ी है, जिसके लिए हमें अपने सैन्य ताकत बढ़ाना पड़ रहा है, वहाँ पर नए निर्माण करने पड़ रहे हैं, रास्ते बनाने पड़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ रहा है, वहाँ पर वायुसेना के लिए हवाई पट्टी का निर्माण करना पड़ रहा है। ऐसा क्या हुआ? तो एक बहुत बड़ी बात हमें ध्यान में रखना होगा। पिछले पार्लियामेंट सेशन में जब धारा 370 समाप्त किया गया, उस वक्त उस बहस का जवाब देते हुए हमारे गृह मंत्री ने सदन में कहा कि मैं जब भी जम्मू कश्मीर कहता हूं, लद्दाख कहता हूं, उसमें अक्साई चीन, गिलगिट बाल्टिस्तान समाहित है, ये अलग देश नहीं है। चीन का करीब 470 अरब रुपए का निवेश ये सिपेक और वन रोड वन नेशन का में लग गया है। तो उनको डर हुआ कि अगर ऐसा हुआ, अगर भारत ने जिस तरह से धारा 370 हटाया, 35 से हटाया, जिस तरह से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों का बना दिया, अगर लद्दाख का पूरा स्वरूप वो करें और अक्साई चीन तक हम अपना मांग करें और उसको करने के लिए सैनिक कार्रवाई करें या जो भी करें, अंतर्राष्ट्रीय जो भी नियम है उसके तहत करें, तो उनके जो ये प्रोजेक्ट हैं वो फेल हो जाएंगे और इतने बड़े निवेश को वो खतरे में नहीं डालना चाहता था। आज का चीन का जो नीति निर्धारक है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और उनके लिए चीन के लोग जो है वो कैप्टिव लेबर है, इससे ज़्यादा उनका नहीं। उनके लिए सारा जो लाभ है, जो दृष्टिकोण है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही दृष्टिकोण है, इससे इतर कोई दृष्टिकोण नहीं है। और हमने देखा कि टिनामन स्क्वायर, जहाँ पर छात्रों को बड़ी संख्या में टैंक लगा के, शहर के बीच में टैंक और अस्त्र शस्त्र लगा के, सेना बुला के हत्याएं की गई जब रिफॉर्मेशन हो रहा था। इसी तरह से जब हांगकांग को ब्रिटेन ने हस्तांतरित किया 1997 में, उनके साथ समझौता किया कि अगले 50 साल तक इनकी स्थिति में किसी तरह का राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसमें उन्होंने अपने नए नियम लगाने के प्रयास किया। फॉर्मोसा को वो अपने क्षेत्र में अधिग्रहण करने का प्रयास करता है। तो ऐसा नहीं कि वो दूसरे देशों में ही करता है, वो अपने देशों के अंदर भी निरंतर। और अंत में जो साउथ चाइना सी में है, जिसमें छोटे बड़े करीब 250 द्वीप है, उसमें भी वो अपना अधिकार बतलाते हैं। उसका कारण कि वो एक महाशक्ति के रूप में उभरना चाहता है। इन 70 सालों में उसने अपने को आर्थिक रूप, सामरिक रूप से इतना विकसित किया है कि अब उसको लगता है कि वो जो विश्व के बड़े स्थापित शक्ति हैं उनसे वो मुकाबला कर सकता है। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में चीनी लोगों को इन देशों में भेजा है, जहाँ से वो उनके टेक्नोलॉजी, उनके गुप्त सूचनाएं लेकर अपने देशों में भेजते हैं। हाल में ही यूएस ने अपने कई प्रांतों में जो चाइनीज कॉन्सुलेट हैं उनको जासूसी के आरोप में बाहर का रास्ता दिखाया है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय नियम, मैरीटाइम नियम है, जिसमें किसी भी देश को अपने समुद्री सीमाओं में अपने
भूभाग से कितनी दूर तक संपूर्ण अधिकार है जिसमें वो किसी को नहीं घुसने देंगे, उसके बाहर कितनी दूर तक वो तेल या अन्य खनिजों का दोहन कर सकते हैं, ये सब स्थापित नियम है। लेकिन चीन इन सब से हटकर दक्षिण चीन सागर के 90% भाग पर अपना अधिकार जताता है। संभव है कि वहां पर झगड़ा इतना बढ़ गया, विश्व के तमाम वो देश जिसमें से जापान भी है, और इतिहास में एकमात्र जापान ऐसा देश है जिसने चीन के ऊपर संपूर्ण अपने अधिकार स्थापित किया हुआ है। और ये जो 250 छोटे बड़े द्वीप हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो जापानी अधिकार में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के अधिकार में हैं, जो फिलीपींस के अधिकार में हैं। क्योंकि पिछले 70 साल में गुपचुप रूप से कमजोर देशों के साथ चीन इस तरह का व्यवहार करता रहा और वो देश इतने सक्षम नहीं थे कि वो प्रतिरोध करते। इस बार विश्व का ध्यान भटकाने के लिए एक ये संभावना है, ऐसा ही है, ये काल बतलाएगा, समय और काल बतलाएगा। एक ये संभावना है विश्व का नजर इन सब चीजों से हटाने के लिए उसने नए सिरे से लद्दाख में गलवान घाटी में अपना 2 कारणों से, एक तो जो धारा 370 के हटने से और हमारे पार्लियामेंट में दिए हुए गृह मंत्री द्वारा उस भाषण में जिसने उन्होंने कहा कि अक्साई चीन, गिलगिट बाल्टिस्तान ये सब हमारे ही लद्दाख का हिस्सा है। इन दोनों में हम कितने सक्षम हैं, क्योंकि पिछले 70 साल से हमने कभी भी उनका प्रतिरोध नहीं किया। एक छात्र जीवन में मुझे ध्यान है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब कुछ भूभाग पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया तो उन्होंने कहा था कि मैंने वो जमीन देखा है, वो बंजर जमीन है, वहां पर कुछ उगता नहीं है। इस तरह की नीति के तहत उनको लगा कि इस वक्त भी अगर कुछ हम ऐसा करेंगे तो शायद हमारी प्रतिक्रिया बहुत कठोर नहीं होगा, क्योंकि उनको जो सबसे बड़ा आपत्ति आज की तारीख में है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। पिछले 70 सालों में 1950 से लेकर आज तक निरंतर तिब्बत में जितने भी नदियां हैं, जल स्रोत हैं, उनमें उनका ऊपर उन्होंने बांध बना लिया है। जितने भी रास्ते हैं बॉर्डर तक उन्होंने रास्ते बना लिए। और उन्होंने आज जब हम रास्ते बना रहे हैं, विशेषकर गलवान घाटी से होता हुआ दौलत बेग ओल्डी तक जो रास्ता बना रहे हैं, उस पर सबसे ज्यादा उनको आपत्ति थी, क्योंकि हमने आज तक कुछ बनाया नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए अगर चीन की ओर से कोई हलचल होता है तो उसका मुकाबला करने के लिए सैन्य जान और सामग्रियों को भेजने के लिए 15 से 20 दिन का समय लगता था। दौलत बेग ओल्डी तक के जो रास्ता निर्माण हुआ, उसमें जो पुल निर्माण हुए, आज हम सक्षम हैं कुछ घंटों में वहां तक पहुंचने के लिए। इसलिए चीन को ज्यादा आपत्ति है। ये जो हम आमजन फिगर 4, फिगर 5, 6, 7, 8, 14 ये सब टेक्निकल बातें हैं, इसमें बहुत ज्यादा हमको अभी उलझने की जरूरत नहीं है। खास बात यह है उस नदी को रोकने के लिए, उस नदी के किनारे से गुजरते हुए जो रास्ते हैं उस पर निर्माण कर जो हमने किया, जो हमने ब्रिजेज निर्माण किए, जिससे हमारे सैन्य सामग्री और साजो सामान आगे तक जाने, विशेषकर दौलत बेग ओल्डी। और दौलत बेग ओल्डी का ऐसा स्ट्रेटेजिक महत्व है, वहाँ जिसका भी कंट्रोल होगा वो गिलगिट बाल्टिस्तान तक पूरा उस इलाके में अपना वो कर सकता है, अपना नजर रख सकता है। इन बातों को से वो परेशान है, तो ये एक कारण और भी है जिसके कारण उन्होंने यहाँ हलचल की। और दूसरा, उन्होंने 70 साल से जो हलचल किया उसका चूंकि कहीं ना कोई प्रतिवाद नहीं हुआ, तो उनको विश्वास था कि ऐसे ही कुछ होगा, ल्यूकवार्म, हम नीजर्क कोई रिएक्शन करेंगे तो उसके बाद मान लेंगे। तो आज सभी देश विश्व के ये मानते हैं चीन का विश्वास नहीं किया जा सकता है। उनके साथ जो भी 4, 5, 6 लेवल की बातचीत हो चुकी है, सभी लेवल पर बातचीत हो चुकी है। मिलिट्री लीडर्स की बातचीत हो चुकी है, लोकल कमांडर से लेकर आर्मी कमांडर तक लेवल की बातचीत हो चुकी है, विदेश मंत्रालय की बातचीत हो चुकी है। लेकिन बातचीत के बाद जो बातें तय हुई हैं
उसके अनुरूप वो काम नहीं कर रहा है, वो पीछे नहीं हटता है, वो पीछे हटता तो फिर कहीं ऊंचाई पे जाकर बैठ जाता है। ये सब चीन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। हमें उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा अपना मत है पूरे विश्व को देखते हुए कि शायद ये सबसे उचित समय है भारत के लिए कि इस पूरे घटना का हम लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व के सारे प्रभावशाली देश आज लामबंद हैं चीन के दक्षिण चीन सागर में जो वो कर रहा है, जो फॉर्मोसा में कर रहा है, क्योंकि फॉर्मोसा को आज भी पूरी तरह से अमेरिका का समर्थन है। जो हांगकांग में उसने जो 50 साल में के हुए समझौते को बदलने का प्रयास कर रहा है, इन सब के लिए जो एक विश्व के में जनमत बना हुआ है और पूरे देश आज, चूंकि आज तक किसी ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध नहीं किया था और भारत ने भी जो विरोध किया, विशेषकर जो गलवान घाटी में जिसमें हमारे कर्नल के साथ करीब 20 जवान शहीद हुए, उस घटना का पूरा हमने जिस तरह से सामना किया, उससे विश्व को ये कि विश्व के जो प्रभावशाली देश हैं उनको विश्वास हो गया कि आज हम पर विश्वास किया जा सकता है। हम दृढ़ता से खड़े होकर चीन का विरोध करेंगे, इसलिए वो अस्त्र शस्त्र सैन्य साजो सामान से हमारे मदद करने को तैयार है। मेरे हिसाब से ये उचित समय है, अनुकूल समय है जब इन सब का हम लाभ लें। एक बात सिर्फ इसमें समझ रखी होगी कि ऐसा क्यों है। विश्व के सभी देशों में शिक्षा, सभी देशों के सीमाएं हैं, तो ऐसा क्या गड़बड़ है कि भारत से चीन का इतने समय तक बातचीत के बाद भी 70 साल में सीमा विवाद नहीं सुलझा। तो यहाँ पर समझना होगा कि जब भारत अंग्रेजों का अधीन था, उस वक्त सीमाओं को लेकर एक समझौता हुआ था, लेकिन वो समझौता भारत और तत्कालीन भारत जो अंग्रेजों का अधीन था और तिब्बत के बीच में हुआ था, क्योंकि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था। चीन उसमें सहभागी था लेकिन उसमें सिग्नेटरी नहीं था। स्वतंत्रता के बाद जो भी सीमाएं हैं या तत्कालीन भी जो भी सीमाएं थी, जिसको मैकडोनल्ड लाइन, मैकमोहन लाइन इत्यादि कहते हैं, वो कहीं पर खींचा हुआ लाइन नहीं है। वो प्राकृतिक रूप से कुछ पहाड़ों की चोटियों से गुजरते हुए लाइन है जो बहुत रेखांकित नहीं है, जिनको वाटर शेड कहते हैं। वाटर शेड का अर्थ होता है बारिश होने से या बर्फ गिरने से जो बर्फ उत्तर की ओर चला जाएगा या पानी उत्तर की चले जाएगा, वो चीन की सीमाएं होंगी, जो दक्षिण की होंगे वो भारत की सीमाएं होंगी। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली वो सीमा निर्धारित नहीं है और उसका पूरा पूरा लाभ थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हुए, क्योंकि उन्होंने हमको कभी भी आपत्ति कहीं नहीं देखा, विरोध नहीं देखा, इसलिए उनको विश्वास है कि अभी भी वो ऐसा कर सकते हैं। और उन्होंने ये गलवान घाटी में, जिससे अक्साई चीन और गिलगिट का तक उनका अबाध रूप से जो भी निर्माण है वो चलता रहे। ये जो 470 अरब का उनका निवेश है वो खतरे में न पड़ जाए। गिलगिट का महत्व भी हमको समझना होगा। गिलगिट एक ऐसा भूखंड है जिसमें विश्व की 5 बड़े देशों की सीमाएं मिलती है, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और यूएसएसआर। ये उसका महत्व है, सामरिक रूप से भी और सभी रूप से। जो चीन नहीं चाहता है आज भारत के वहां पर प्रभाव क्षेत्र बने। जय हिंद, जय भारत। अगला जो होगा लेक्चर, उसमें दक्षिण चीन सागर में उत्पन्न स्थितियों के बारे में और विश्व के अन्य शक्तियों का चीन के बारे में जो भी जनमत विकसित हो रहा उस बारे में, कोरोना से उत्पन्न स्थितियों से चीन की जो हालत है, इन सब बातों पर अगले किसी लेक्चर में हम बात करेंगे।